नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी रोड मैप, वो भी 2024 का। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया 2024। ठीक है, आज बात करने वाले साइबर सिक्योरिटी रोड मैप के बारे में। काफी सारे यूट्यूबर्स जो है ऑलरेडी बना चुके हैं साइबर सिक्योरिटी रोड मैप 2024 के बारे में। काफी कुछ उन्होंने कह दिया है, शायद उनको पता भी नहीं, मतलब उन्होंने कह दिया है कहीं से सुन के। पर चलो आज बात करते हैं कि मैं खुद एथिकल हैकर हूं, मेरे को साइबर सिक्योरिटी मुझे 14 ईयर हो गए साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। 2010 में हमने स्टार्ट करा था, 2024 आ गया है। ठीक है ना, तो हमने हमारे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी चॉइस के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से क्या रोड मैप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। ड्यूरेशन दूंगा पूरे 1 साल के अंदर कैसे आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। और एक और चीज बता दूं मैं आपको कि अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं 3 महीने में एथिकल हैकर बना दूं या फिर 2 महीने का रोड मैप दे दूं मैं आपको, तो 2-3 महीने में कुछ भी नहीं होता। बता दो, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें आपको समझने में टाइम लग जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-2 महीने में मैं एथिकल हैकर बन जाऊं, साइबर सिक्योरिटी में करियर बना लूं, तो 1-2 महीने में नहीं होता। इनिशियल लेवल पे आप अपना मतलब एक काम स्टार्ट कर दे, उतना उतना कर सकते हैं 3-4 महीने के अंदर। ठीक है ना, पर आप ये बोले कि तपन भाई मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस लेकर आऊं कि मैं साइबर सिक्योरिटी में इंजीनियर बन गया, अच्छा ऐसा नहीं होता। 1-2 महीने में तो नहीं होता, 3-4 महीने 6 महीने मिनिमम चाहिए होता है। ठीक है ना, तो अपन बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में, कैसे ड्यूरेशन होना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, स्किल क्या बननी चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्स से, सर्टिफिकेशन कौन सा करना चाहिए, कौन से मंथ में जाके सर्टिफिकेशन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले में करना है, ओईसी भी पहले निकालना है, सीएच कैसे निकालना है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं जो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए गाइस, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंच सके। उसके अलावा एक और चीज, जिनको हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करना है, उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है, चैट बॉक्स में जाके आप भर सकते हैं और बात कर सकते हैं तुम्हारे भाई से रोड मैप के लिए भी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मैंने आपके सामने एक पूरा एक एक्सेल बना रखी है जिसमें ड्यूरेशन दे रहा हूं मैं। स्टार्टिंग का बेसिकली फर्स्ट मंथ जो होता है ना, वो हमें देना चाहिए इनिशियल लेवल पे। ठीक है ना, जो फर्स्ट मंथ होता है वो काफी क्रिटिकल होता है, क्योंकि वहां पे आप है ना, जैसे काफी सारे यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है ना, उनसे अगर आप उनकी वीडियो अगर आप देखते हो तो काफ़ी फैंसी चीज़ें लगती होगी, यार भाई ये तो मतलब बहुत बढ़िया है, आराम से चीज़ें हैक हो रही है, यहाँ पे मोबाइल हैक हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर हैक हो रहा है। तो बता दूं मैं आपको, मोबाइल हैक होना, कंप्यूटर हैक होना नॉर्मल, ये साइबर सिक्योरिटी दुनिया में इसकी ज़्यादा कोई जगह नहीं है। अगर आप इंटरव्यू के दौरान ये बोलते हैं कि भाई मेरे को मोबाइल हैक करना आता है, मुझे वाईफाई हैक करना आता है, तो शायद वो आपको गेट का रास्ता दिखा दे। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में आपको हमेशा बेसिक्स पे काम करना चाहिए। बेसिक्स का मतलब होता है कि आप इसमें आप नेटवर्किंग ले सकते हैं, कोई सा भी नेटवर्किंग का बेसिक का कोर्स ले लीजिए आप। ठीक है ना, उसके अलावा आप यहाँ पे कोडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं तो आप नेटवर्किंग को भी फुल फ्लैश शुरू कर सकते हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट फील्ड है और चाहे तो दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तपन भाई कि ना, नेटवर्किंग के अंदर अगर मैं करना चाहूँ तो बेसिक्स वाला कौन सा होना चाहिए। तो बता दूं मैं आपको कि नेटवर्क फंडामेंटल आता है माइक्रोसॉफ्ट का एक, नेटवर्क फंडामेंटल, ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मानता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। ठीक है ना, तो नेटवर्क फंडामेंटल जो है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होता है, क्योंकि इसी के जस्ट बाद आप सीसीएनए के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। उसके अलावा आप एचटीएमएल से स्टार्ट करें, एचटीएमएल सीएसएस, ठीक है, और जीएस को स्टार्ट कर दे, जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर दें आप। ठीक है ना, ये बेसिक्स अगर आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से है ना, आपका कोडिंग का जो फंडामेंटल है, मतलब नेटवर्किंग का जो फंडामेंटल है, कोडिंग का फंडामेंटल है, साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल जो है ना, वो काफी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग के 1 मंथ सिर्फ इस पे फोकस करें, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से तरीके से करें। आपके 8-10 दिन आपको डेडिकेटली चाहिए होंगे अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं यहाँ पे, तो ड्यूरेशन आपको लगेगा वहाँ पे। ठीक है ना, अगर मैं ड्यूरेशन भी दिखा दूं यहाँ पे, तो अभी जगह तो मैंने दी नहीं है इसके लिए कुछ भी, बट एनीवेज कुछ ना कुछ बना देता अपन यहाँ पे भी। ठीक है ना, एक सेकेंड, ये मेरा बॉक्स कहाँ चला गया, मैं डालता हूँ ड्यूरेशन भी डालता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई ड्यूरेशन तो बता दो कि भाई तपन भाई क्या क्या करना है। ठीक है ना, अब ड्यूरेशन इसको अपन कर देते हैं मर्ज। ठीक है, तो बाद में आपको इसको ड्यूरेशन लगेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली लगेगा इसका कुछ 10 डेज पकड़ लो आप। 10 डेज जाएगा आपका नेटवर्किंग का। ठीक है ना, और साथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, थोड़ा ज़्यादा बाहर हो गया मेरे हिसाब से, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन इसको। थोड़ा पास कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलेगा भाई, चलेगा, यहाँ से चलेगा। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रखा है भाई, 10 दिन तो कम से कम जाएगा नेटवर्किंग के ऊपर ही। ठीक है ना, अगर आप सोच रहे हैं नेटवर्किंग के ऊपर 10 दिन जाएगा, आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, बेसिक बेसिक चल जाएगा उसमें 10 दिन के बाद, और फिर आपको 20 दिन देना पड़ेगा, 20 डेज फॉर कोडिंग, कोडिंग बेसिक्स के लिए। ठीक है,
अब आप लोग बोलेंगे तपन भाई क्या 10 दिन 20 दिन के अंदर करा रहे हो आप, 10 दिन 20 दिन में कुछ होता है क्या? हाँ, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। पर इतना कर लोगे आप कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना साइबर सिक्योरिटी के प्रति वो बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस 20 दिनों के कोडिंग के अंदर आप अपना कोड डेवलप कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, नहीं। एटलीस्ट आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, उतना काफी है इनिशियल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर करने के लिए। आगे फिर अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड के अंदर है तो फिर आगे आप कर सकते हो। तो 1 महीना डेडिकेटली आपको देना है आपके नेटवर्किंग और कोडिंग बेसिक्स के ऊपर, आराम से डेडिकेटली दो आप, ठीक है ना। इसमें आपको स्किल जो बनेगी वो बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, जैसे आईपी एड्रेस, पोर्ट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। एरिया ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं पता चल जाएगा, प्रोटोकॉल कैसे वर्क करते पता चल जाएगा आपको, बेसिक्स का आइडिया लग जाएगा। आईपी एड्रेस डिटेल में आप पढ़ लेना, आईपी एड्रेस सबमिट मार्क्स भी आएगा आपका, क्लासेस भी आ जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोई करने की जरूरत नहीं है। अचीवमेंट इसके अंदर ये है कि बॉस अभी आपने इसमें नेटवर्किंग का बेसिक्स आपके फंडामेंटल जो क्लियर हो गया। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे तो नेटवर्किंग बेसिक्स आना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है, सेकंड मंथ से, मतलब ये सेकंड टू आपका सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 महीने आपको देना है, ठीक है ना। ये मतलब 3 महीने आपको अप्रोक्सीमेटली देना है, आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। अब चाहो तो आप ऑनलाइन करो, चाहो तो आप ऑफलाइन करो, जहां आपकी मर्जी पड़े। मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप ना हमसे ही करो, कहीं से भी करो, पर दिल लगाए करना, ठीक है ना। अब इसके अंदर कोर्स जो वो करना पड़ता है वो होता है CEH। इसके बाद में आपके साथ में एक ऑप्शन भी आता है कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस, ठीक है ना। ये भी एक कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्लस जो है। उसके अलावा EJPT भी लोग करते हैं, पर मेरा राय ये होती है कि आप इनिशियली आप स्टार्ट करें CEH के साथ में, क्योंकि CEH एक मिक्स वर्जन है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल का। कॉम्प्टिया के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उस चक्कर में आदमी जल्दी बोर हो जाता है और गिव अप मार देता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड से, ठीक बात है। तो पहला रिकमेंडेड क्या होता है कि आपको CEH करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं तपन भाई कॉम्प्टिया की बहुत मार्केट में डिमांड आ रही है, गो विद कॉम्प्टिया ऑल्सो, क्योंकि उसकी भी डिमांड है, क्योंकि मैंने दोनों सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, मैंने CEH भी करा हुआ है और कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस भी मैंने करा हुआ है। तो दोनों में से कोई भी एक कर लो, इनिशियल लेवल पे काम बराबर हो जाएगा, दोनों ही बराबर लेवल की नॉलेज देंगे। CEH में थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकली पार्ट हो जाता है, एरिया काफी ज्यादा कवर कर रखा है CEH ने एज कंपेयर टू कॉम्प्टिया, ये मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो मैं राय को क्रॉस नहीं करना चाहता, कि अगर आपको लगता है कुछ और तो डेफिनेटली आपकी राय आपके पास, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आपने नेटवर्किंग में आ गया तो नेटवर्किंग बेसिक्स आपकी स्किल बन जाएगी। यहाँ पे नेटवर्किंग बेसिक्स आ गया होगा आपको, और यहां से स्किल जो आपका एक और बना होगा कोडिंग से, वो क्या बना होगा आपको, कि आपको कोडिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। कोडिंग कैसे होती है, ठीक है ना, क्या क्या हमारे इसमें फंक्शंस होते हैं, बेसिक आपको पता चल गया होगा। इतना मुझे लगता है कि इतना आपने कर ही लिया होगा इससे, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। सर्टिफिकेशन इसके अंदर अभी कोई रिक्वायर्ड नहीं है आपको, नॉट रिक्वायर्ड इस लेवल पे, मतलब बिगिनर लेवल पे आपको कोई सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा खर्च मत करना जबरदस्ती का, अगर जरूरत नहीं है तो, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था बिना सर्टिफिकेशन साथ में, मैंने सिर्फ स्किल गेन करी थी और मैं डायरेक्ट जंप कर गया था मार्केट के अंदर, तो मुझे मिल गया था अपॉर्चुनिटी। सर्टिफिकेशन करने के बाद भी लोगों के पास जॉब नहीं है, बता दूं मैं आपको कि लोग है ना OSCP तक कर लेते हैं, पर उनके पास तब भी जॉब नहीं होती है। तो इसलिए राइट वे में जाना बहुत जरूरी है, और ये वही बता पाएगा आपको जिसने खुद ने भी राइट वे से ही करा हो, ठीक है ना। या फिर वो इधर उधर गिरते पड़ते करा हो, पर उसको पता हो कि बॉस मैंने यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, तो बॉस ये सब चीजें होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। पहला का 1 मंथ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मुझे क्या क्या करना है, किस किस चीजें फोकस करना है। सेकंड मंथ से अब देखो ये 1 महीने में आपको कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी, आपके पास यूट्यूब है, आप बथेर यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जो आपको अच्छा लग रहा है उस यूट्यूबर से पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को फॉलो कर लो। आपको आपके भाई का, रिद्धि मैम का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, गो विद अस। आपको लगता है कि दूसरा चैनल अच्छा पढ़ा रहा है, आप वहां से आके पढ़ लो, कहीं से भी आप अपने फंडामेंटल क्लियर कर लो भाई पहले तो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखा है कि आपको इनिशियली साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर एंटर करना है तो आपको एक ऐसा, क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी बहुत वास्ट डोमेन, अगर आप सोचे कि छोटा मोटा डोमेन है, ऐसा नहीं है, काफी वास्ट। नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया, सर्वर सिक्योरिटी आ गया, सर्वर टेस्टिंग सिक्योरिटी दोनों साथ में आता है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा वेब टेस्टिंग आता है, एपीआई टेस्टिंग आता है, सोर्स कोड रिव्यू, बहुत सारे फील्ड है। इनिशियली आपको एक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, तो आप ना CEH लें या फिर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्लस ले, जो आपको एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर ओवरव्यू देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि CEH जो है ना एक बेसिक लेवल का कोर्स है, पर एक्चुअल में ये काफी प्रैक्टिकल लेवल का है। पर CEH जो है वो इनिशियल लेवल पे बहुत बेस्ट हम लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे ही फील्ड पर जाते हैं। जैसे मान लो इनिशियल देखें ना, फुटप्रिंटिंग आ जाएगा आपका, स्कैनिंग आ जाएगा और रिकनेंस, तो ये 3 चीजें जो है ना ये आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चल जाता है। फिर सिस्टम हैकिंग आता है, उससे पता चलता है कि सिस्टम हैक कैसे होता है, कैसे पासवर्ड क्रैक होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्रिप्टोग्राफी भी उसमें इन्होंने स्टेनोग्राफी डाल दी, क्योंकि स्टेनोग्राफी अलग से देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो जाता है अपने आप में, ठीक है ना, कि डेटा कैसे हाइड होता है किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी इमेज के अंदर,
किसी फोल्डर के अंदर, वो सब चीज़ें स्टेनोग्राफी में आता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका मालवेयर के ऊपर, जहाँ पे आप समझते हो कि मालवेयर होता है क्या। काफ़ी सारे लोगों को क्या लगता है कि वायरस ही मालवेयर है, ठीक है ना, या फिर है ना ट्रोजन ही मालवेयर है। तो ऐसा नहीं, कि मालवेयर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर काफ़ी सारे टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक काम क्या है उसके हिसाब से उनको डिवाइड करा जाता है, ट्रोजन बने, वायरस बने। तो वो भी एक अपने आप में मालवेयर एनालिस्ट की जॉब मिलती है उसके अंदर भी। जिनको नहीं पता, गूगल पर सर्च करना, मालवेयर एनालिस्ट की जॉब मिलती है, काफ़ी रिनाउंड फील्ड है यार, ठीक है ना। तो वो चैप्टर आता है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर आता है स्निफिंग आ जाएगा आपका, ठीक है ना, स्निफिंग आ जाएगा। उससे पहले भी एक आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आ जाता है, जिसमें आप नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी कैसे निकालें वो समझते हैं, क्योंकि वीए वाला पार्ट जो है ना, ये इंडस्ट्री वाला पार्ट अब डाला है सीएच ने, पहले नहीं था ये वीए वाला पार्ट, ठीक है ना। तो वीए वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता वीए और पीटी में अंतर क्या होता है, उसको नहीं पता कंप्लायंस ऑडिट में अंतर क्या होता है और सिक्योरिटी टेस्टिंग में अंतर क्या होता है। ये काफी सारे गैप्स जो है ना पहले सीएच में थे, अब वो काफी फिल हो गए। अब अगर आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर मान लो कोई ऑडिट आ रही है तो उस कंडीशन में वो करना क्या होगा, ठीक है ना। तो वो एक उसने बहुत अच्छा डाल दिया, तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस वाला पार्ट रहेगा। उसका फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। फिर आ जाएगा स्निफिंग आ जाएगा। स्निफिंग बेसिकली डेडिकेटली नेटवर्क टेस्टिंग के ऊपर है, ठीक है ना। नेटवर्क में कौन कौन से बग्स होते हैं, उसके अलावा नेटवर्क में टेबल कौन कौन सी होती है, उन टेबल्स पर अटैक कौन कौन से लगते हैं आपके, जैसे डीएनएस हो गया, डीएससीपी हो गया, आर पॉइजनिंग हो गया, ये सारे टाइप के अटैक्स के बारे में बात करते हो आप उसके अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है ना वो वहां से आप डील कर सकते हो आराम से, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सर्वर हैकिंग वगैरह आता है वहां पे, ठीक है ना। 2-3 चैप्टर उन्होंने पिछले वाले आगे वाले जो थे पीछे शिफ्ट कर दिए हैं, रिदम थोड़ी सी बिगाड़ दी है, पर ठीक है, क्यों करा समझ में नहीं आया मुझे, पर हाँ चल रहा है उनका, ठीक है ना। सोशल इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी दिया है उन्होंने, कवर करा है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़े लेवल पे आता है अटैक, तो वो चीज़ उन्होंने दिया है उसके अंदर। उसके बाद फिर उसके अंदर और क्या मिलेगा आपको, सर्वर हैकिंग मिल जाएगा। सर्वर हैकिंग से हमें पता चलता है कि भाई सर्वर को हैक करने के लिए एक अटैकर जो है ना क्या क्या करता है, क्या उसका मेथोलॉजी वो फॉलो करता है। तो उससे ना सर्वर और नेटवर्क स्निफिंग वाला और सर्वर हैकिंग वाले चैप्टर को दोनों को मिला देते हैं ना, तो आपका एक नेटवर्क लेवल पे अटैक वाला पार्ट जो है ना कंप्लीट हो जाता है। साथ में एक और आता है फायरवॉल इवेजन टेक्निक, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ये सोचेंगे तो अपन सर फायरवॉल इवेडर दिखाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। उसमें बातें कौन टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, कुछ टेक्निक्स भी हैं, पर आप ये सोचे कि सारे ही फायरवॉल बाईपास कर लें, ऐसा नहीं होता। इवन मालवेयर के अंदर भी अगर आप जो मालवेयर बना रहे हैं आप उसको एनक्रिप्ट भी कर रहे हैं ना, आप सोचो सारे एंटीवायरस को बाईपास कर दे, ऐसा नहीं होता। कोई मालवेयर नहीं कर सकता जब तक कि वो बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड ना हो। भाई एक बिल्कुल नया आपने कोड बनाया है तो उसको तो शायद कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, एक बार रन होने के बाद आइडेंटिफिकेशन जरूर होगा, पर रन होने से पहले कुछ आइडेंटिफाई नहीं होने वाला। तो ऐसे ही हमारे इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो फायरवॉल वाला भी हो जाएगा उसके अंदर। तो फायरवॉल हो गया आपका, सर्वर हो गया और नेट स्निफिंग हो गया, ये तीनों को मिला के आपका नेटवर्क वाला पार्ट जो है ना काफी स्ट्रांग हो जाता है। साथ में एक क्लाउड वाला भी होता है, वो लास्ट में आके इसमें आता है, क्योंकि क्लाउड का एक छोटा सा पार्ट इसने ऐड करा है। प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा फोकस करा है इन्होंने, प्रैक्टिकली भी उसमें अभी अच्छे आ गए हैं, पहले नहीं थे उतने अच्छे प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये अपना आपका सर्वर वाला पार्ट जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आते हो वेब एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पे वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस आता है आपका, वेब एप्लीकेशन हैकिंग आता है आपका। इसमें इनको मोबाइल ऐप हैक टेस्टिंग भी देना चाहिए, पर उन्होंने मोबाइल हैकिंग दे दिया, वो मुझे सही नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने लायक, ठीक है ना। आप एंड्रॉइड पे कर लो, आईओएस पे कर लो, और ब्लैकबेरी पे कर लो, और सिम्बेसिन फोन पे कर लो, सब पे स्पाईवेयर चला रहे हो, कर क्या रहे हो तुम उसके अंदर। तो उतना कोई बड़ा कोई खास चैप्टर नहीं है वो, ठीक है ना। तो तब भी डाला हुआ है तो पढ़ना तो पड़ता है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो वेब एप्लीकेशन हैकिंग और डेटाबेस हैकिंग, इन दो से ना काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हो जाते हैं वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के, जो आगे जाके आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं एपीआई टेस्टिंग में। एपीआई टेस्टिंग के लिए हमारे चैनल पे ही हमने प्लेलिस्ट अवेलेबल कर रखी है, जाके पढ़ लेना, सफिशिएंट, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। फिर थोड़ा बहुत R&D करते करते आपको पता चल जाए क्या क्या और करना है उसके अंदर, ठीक है। तो एपीआई टेस्टिंग नहीं दे रखी, तो वेब टेस्टिंग इन्होंने स्ट्रॉन्ग करवा देंगे आपका बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो वेब टेस्टिंग हो गया आपका। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखो आईओटी भी दे रखा है, आईओटी टेस्टिंग भी आता है हमारा, क्लाउड भी आता है, और फिर हमारा क्रिप्टोग्राफी भी आता है। ये चैप्टर्स और उन्होंने दे रखे हैं एडिशनल तौर पे, तो वो भी एक अच्छा पार्ट दे रखा है। मोबाइल फोन हैकिंग दे दिया, यूजलेस चैप्टर लगा मुझे, तो कोई काम का नहीं लगा। स्पाई पे डाल के सबको आता है डायरेक्ट में, हर बच्चा कर लेता है ये वाली चीज, ठीक है ना। पर तब भी दे रखा है तो कोई इशू नहीं है, एंजॉय करो सारे चैप्टर को भी, ठीक है ना। वायरलेस हैकिंग दे रखा है, वो आज तक बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ना वायरलेस के अंदर सारा आईओटी ही वायरलेस के ऊपर है। आईओटी बेसिकली मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, लाइक मोबाइल ऐप आ गया, वेब एप्लीकेशन आ गया, नेटवर्क आ गया, और वायरलेस नेटवर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का मिक्सचर दे रखा है आईओटी के अंदर, तो आईओटी के अंदर भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं आप। तो ऐसे जब आप पूरा सीएच कंप्लीट कर देना, तो यू अंडरस्टैंड कि बॉस कौन कौन सेक्टर्स है। अब ये सेक्टर्स के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप सीएच कंप्लीट कर चुके हैं तो मेरे हिसाब से उसके बाद आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का है ना अच्छा आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना। मालवेयर का आपको अच्छा आइडिया होगा, स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस होता है इसके अंदर भी, ठीक है ना। स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस के बारे में नॉलेज होगी आपके मालवेयर के बारे में। उसके अलावा आपको सिस्टम हैकिंग अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ये करने के बाद, ठीक है ना, आपको नेटवर्क हैकिंग, नेटवर्क एंड सर्वर हैकिंग आ जानी चाहिए। उसके बाद वेब एप्लीकेशन हैकिंग आ जानी चाहिए, और तो बस सभी आ जाना चाहिए क्या भाई।
एक सेकंड, इसको और रैप करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, परफेक्ट बात है। ठीक है, कर देते हैं ऊपर एक बार। हाँ, टॉप पे। ठीक है, वेब एप्लीकेशन हैकिंग आ जाना चाहिए। उसके अलावा वायरलेस, ये आ ही जाना चाहिए वायरलेस टेस्टिंग, क्योंकि देखो वायरलेस के अंदर ना बहुत कुछ नहीं होता। अगर आप जाएंगे ना वाईफाई को समझने के लिए, तो वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ वाईफाई के अंदर, मतलब वायरलेस में वाईफाई नहीं आता, आपका ब्लूटूथ और इंफ्रारेड भी आता है। ठीक है ना, उसको भी कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है ना, और वाईफाई की बात करो, वाईफाई में बहुत कुछ नहीं है करने के लिए। WEP, WPA, WPA2, WPS और WPA3। ठीक है ना, अब ये जो लेटेस्ट चल रहा है आपका। ठीक है ना, इसी तीन पे, इन्हीं 4-5 पे सारा काम चलता है। प्लस इसके अंदर बहुत कुछ नहीं है करने के लिए, अगर आप ज़्यादा करना जाएंगे तो। कुछ कुछ पार्ट हैं, जैसे मान लो आप एयरमोन डैश एनजी चलाओ, एयरडम डैश एनजी चलाओ, एयरप्ले डैश एनजी चला लो और एयरक्रैक डैश एनजी। ये 4 टूल के ऊपर अच्छा हैंड्स ऑन कर लोगे तब भी काम चल जाएगा आपका, इन सब के ऊपर क्रैकिंग करने के लिए। ठीक है ना, बाद में कुछ आपको हनी पॉट्स, कैम फिशर वगैरह भी दे रखे हैं उन्होंने, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो वो भी एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो वायरलेस का आपको अच्छा ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है वायरलेस में अगर आप जाओगे तो वो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। वायरलेस हो गया आपका। मोबाइल फोन को मैं कंसिडर ही नहीं करता कभी भी मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि वो यूजेस रखता है। मुझे लगता है, आपको लगता होगा यूजफुल, तो डेफिनेटली यू गो विद इट। क्योंकि कंपनीज वगैरह में हम लोग कभी पूछते नहीं कि आपको मोबाइल फोन हैक करना आता है क्या, मेरा फोन हैक करके दिखाओगे क्या, ये कोई भी एचआर नहीं पूछेगा आपसे, उसको डर लगता है हैकर से। ठीक बात है। चलिए, वायरलेस हो गया आपका। उसके अलावा क्लाउड वाला जो पार्ट है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लाउड टेस्टिंग आपको थोड़ी बहुत आ जानी चाहिए, क्योंकि क्लाउड जो है ना आज तारीख बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, और काफ़ी सारी कंपनीज अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रही है। तो मेरे हिसाब से क्लाउड के बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़ना, जितना सीच में दे रखा है उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही सफिशिएंट होता नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत बता रखा है, बहुत कुछ नहीं बताया। ठीक है ना, तो क्लाउड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, उसके प्रैक्टिकल्स जरूर करना, लैब मैनुअल से करना, उसके प्रैक्टिकल अगर आप करना चाह रहे हैं तो। और अगर लगे तो उसका कम से कम एक सर्टिफिकेशन निकाल देना, AWS का या फिर आपका एज्योर का। मैंने खुद ने भी क्लाउड का निकाला हुआ, AWS मैंने इस साल अपग्रेड करा अपने आपको। ठीक है ना, मतलब पहले सर्टिफिकेशन निकालता नहीं था, इस साल मैंने कुछ 2-3 सर्टिफिकेशन निकाले हैं, और आगे भी आगे फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ निकालने वाला हूँ मैं। तो क्लाउड आ जाना चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैं देखूँ, आपको IoT के बारे में आपको आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है ना भाई, टेस्टिंग तो नहीं आ पाएगी IoT की, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है IoT के लिए करने के लिए हमारे पास CEH के अंदर। पर IoT टेस्टिंग के बारे में नॉलेज हो जानी चाहिए, कैसे होना चाहिए एक्चुअल में। चिप लेवल टेस्टिंग होती है इसके अंदर, IoT के अंदर, उस लेवल पे CEH लेकिन ज़्यादा आपको CEH जस्ट सिर्फ जुगाड़ करवा देता है आपको अभी फिलहाल। ठीक है, तो अगर आपने इतना सीख लिया है तो मतलब आपका CEH कंप्लीट है। ठीक है ना, अब सर्टिफिकेशन अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपसे 1 से लेकर 4 महीने ही हुए हैं आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो अभी इस टाइम पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर्टिफिकेशन। आप बोलोगे कि यार तपन भाई ये तो खतरनाक है, मतलब रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए, आप कैसे मना कर रहे हो। तो बादू भाई मैं कि ना, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना है यहाँ पे N/A अप्लाइड फॉर, सॉरी A/F अप्लाइड फॉर। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेशन करना नहीं है, पर आपको बताना है कि मैंने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रखा है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। ठीक है ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशन में आप डाल देना, जैसे जहां पे आपका रिज्यूमे के अंदर सर्टिफिकेशन वाला कॉलम होगा ना, तो वहां डाल देना CEH। ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख देना A/F, मतलब कि है ना आपने वाउचर परचेज कर रखा है, आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे। तो ये कब होता है, जैसे मान लो कि यार आप है ना 25-30 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है ना, कहीं कहीं 18,000 में भी होता है, कहीं 15 में भी होता है, कहीं 16, नहीं 18-15 तो नहीं होता, 18 के ऊपर ही होता है जहाँ पे भी होता है। कुछ में जिनके पास पुराने वाउचर होंगे वो शायद दे सकते हैं, पर है ना मैक्सिमम तो 18 के ऊपर ही होता है। और 18 के ऊपर भी जैसे मान लो कि एक्चुअल में मार्केट में कॉस्ट चलती है 25,000 के आसपास चलता है इसका कॉस्ट। ठीक है ना, 25,000, 28,000, 30,000, फिर डिपेंड करता है, लोग अलग अलग देते हैं अपना। तो 25 से 30 के बीच में मांगे चलो, इतना तो मोटा मोटा को पड़ेगा ही सही। तो इतना पैसा वेस्ट करना जबरदस्ती, मतलब खर्च करना, वेस्ट नहीं करना बोलते इसको, खर्च करना जबरदस्ती सिर्फ। और बहुत सारी कंपनीज को रिक्वायर्ड भी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है, पर अगर आपके पास पैसा है और तो आप कर सकते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसमें लिख सकते हैं A/F। ठीक बात है। अब देखो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपने अचीवमेंट क्या हो जाना चाहिए, आपको नेटवर्क का VAPT आ जाना चाहिए और वेब का VAPT आ जाना चाहिए। यहां तक ये अचीवमेंट होना चाहिए आपका मिनिमम, क्योंकि देखो क्या होता है कि इंडस्ट्री में हम ये बोलते हैं कि भाई आपको आता क्या है, मतलब मेरे कौन से पीरियड पे आप काम कर पाओगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है ना, तो वो चीज़ दे रखा है आपका। तो ठीक है, उसके अलावा ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन के अंदर इसमें मैं 3 महीने आपको बताऊंगा कि यार इसमें आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 महीने जाएगा। इसमें 2 मंथ्स तो आप आराम से निकाल लो आप। एक सेकेंड, इसको तो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 18, ठीक है, टॉप कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स निकालना है आपको CEH पे, और 1 मंथ चाहिए डेडिकेटेडली लैब मैनुअल के लिए। ये MANUAL
बादू में गाइज आपको क्या है ना, लैब मैनुअल बहुत सारे ट्रेनर्स है ना देते नहीं है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। सीईएच का मॉड्यूल अलग होता है और उसके अलावा लैब मैनुअल भी अलग है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारे सारे प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ट्रेनर को आप स्पेशली बोले तब कि ना भाई मुझे लैब मैनुअल भी प्रोवाइड कर दो, भले आप मत कराओ क्योंकि लैब मैनुअल कराने बहुत टाइम जाता है, ये हर ट्रेनर को पता होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो लैब मैनुअल देता ही नहीं है। तो आप उनको ये बोल दो कि आप हमें लैब मैनुअल मत कराओ चलेगा, पर आप हमें लैब मैनुअल दे दो ताकि एटलीस्ट हम लोग तो प्रैक्टिस कर सके उसके अंदर। वरना जो आप सिर्फ क्लास क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे की, इससे ज़्यादा पर सीएच के अंदर एक क्लास नहीं होती है। टोटल 40 आवर्स का प्रोग्राम जो है हमारा। तो उस कंडीशन के अंदर ट्रेनर सारे टूल्स करा पाए, ये सीएच की पहली स्लाइड में लिखा हुआ है कि सारे टूल्स नहीं करा पाएगा। तो वो जितना करा रहा है उतना ही हम समझ पाएंगे, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो फिर क्या करेंगे। उसके लिए ही इसी काउंसिल ने लैब मैनुअल डिजाइन करी होती है। तो लैब मैनुअल जरूर मांग लेना उससे कि भाई लैब मैनुअल दे दो आप हमें, और लैब बनवा दो हमारे सिस्टम पे, ताकि एटलीस्ट हम लोग हमारे लेवल पे ही प्रैक्टिस कर सकें। ये बोलने में कुछ गलत नहीं है कि ये ना ट्रेनर कई बार बहुत सारे जगह काम चोरी भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लैब मैनुअल देंगे स्टूडेंट आएगा पूछने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए वो नहीं देते हैं वो, ठीक है ना। पर उनको देना चाहिए, लिटरली काम है कि देना ही चाहिए उनको, ताकि स्टूडेंट अच्छे से सीख सके। और मैटर नहीं करता कि वो वापस आ रहा है नहीं आ रहा आपके पास, स्टूडेंट को समझना चाहिए कि भाई बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रेनर भी नहीं करा पाएगा, ठीक है ना। तो वो अपने हिसाब से कर सकता है, उसमें सब स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो आपने बोला कि तपन भाई कि यार मजा आ गया, मतलब कि मैंने तो है ना थोड़ा सा नेटवर्किंग बेसिस कर लिया था और मैंने सीईएच वगैरह कर लिया। अब आपका एक क्वेश्चन कि तपन भाई इसके अंदर मैं स्पेशलाइजेशन मार लूं क्या पहले ही, तो नहीं बता दूं मैं आपको, स्पेशलाइजेशन मारने की जरूरत नहीं है। 5th to 6th, ठीक है, ये जो 2 महीने होते हैं ना ये आते हैं स्पेशलाइजेशन मारने पे, ठीक है ना। अब मतलब कि आपने पहले फंडामेंटल क्लियर करो। अगर आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नेटवर्किंग बेसिक्स के साथ में सीसीएन सीसीएनपी भी कर लेते हैं, बिल्कुल रॉन्ग पाथ है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सीसीएन मैंने करा हुआ है, मेरा बहुत जैसे हैंड्स ऑन है इसके ऊपर, सीसीएन के ऊपर। मेरे घर में फिजिकल लैब है सीसीएन के ऊपर, मेरे पास 7 से 8 स्विचेस राउटर हैं घर के अंदर ही, मैं लैब बना रखी है सिर्फ इसको प्रैक्टिस करने के लिए। बता दूं गाइस मैं आपको अलग अलग मॉडल के, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि सीसीएनए करने के बाद भी आप, क्योंकि हम लोग सीसीएनए का काम हमारा कहाँ था, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू करने जाते हैं किसी क्लाइंट साइड पे ऑडिट पे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमारा काम आता है, वरना सीसीएनए का मेरा कोई काम ही नहीं आता। टेस्टिंग के अंदर सिस्को का कोई मतलब ही नहीं है, उसके अंदर आपको आना चाहिए। मुझे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना करनी, मुझे तो आईपी एड्रेस चाहिए, उसके बाद मैं टेस्ट मार दूंगा। ज़्यादा लगेगा तो मैं टेलनेट का यूजर पासवर्ड डाल दूंगा, दैट्स इट। मुझे अंदर घुसे कुछ नहीं करना, मेरा सॉफ्टवेयर खुद ही करेगा पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू। और कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू के लिए बंदा अलग से होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं तपन भाई मुझे इसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, तो उस कंडीशन में आपको उसके बाद सिस्को चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिस्को के अंदर आप सीसीएनए ले सकते हैं, सीसीएनए इंडिविजुअल सफिशिएंट है, आपको सीसीएनपी नहीं करना है, सीसीआई नहीं करना। बहुत सारे लोग कोर्स बेचने के नाम पे सीसीएनपी सीसीआई करवा देते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस होती है साइबर सिक्योरिटी में। क्योंकि मैं 14 ईयर हो गए मुझे साइबर सिक्योरिटी, मुझे लगा था पहले मैंने नेटवर्किंग बेसिक्स करा था, पर मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जब मैं ऑडिट करने गया, देन आई अंडरस्टैंड, देन आई रियलाइज कि बॉस मुझे सीसीएनए करा हुआ होना चाहिए, वरना मेरी कहीं पे भी बेइज्जती हो सकती है, ठीक है ना। तो मैंने सीसीएनए करा, तो मेरे ट्रेनिंग के अंदर भी इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट्स को पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर 15-20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए अपने ही डोमेन में, जैसे नेटवर्किंग डोमेन में, कोडिंग डोमेन में, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो डेफिनेटली मुझे सीसीएन आना चाहिए, उसके बिना मैं नहीं पढ़ा सकता उनको, क्योंकि मैं समझा ही नहीं पाऊँ कि भाई मुझे नहीं पता कि आर्क टेबल क्या होती है, मुझे नहीं पता कि पोर्ट फिल्टरिंग क्या होती है, पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है। तो मैं समझाऊंगा कैसे उनको कि भाई अगर आपके साथ में नेटवर्क में अटैक हो रहा है तो क्या आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक बात है। तो इसलिए मुझे सीसीएन आना चाहिए, सीसीएनपी सीसीआई की कोई जरूरत नहीं है 1% भी। 14 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है, तो भाई मैं बोल रहा हूँ तो काफ़ी कुछ सही होगा। जो लोग बोल रहे हैं सीसीएनपी सीसीआई करने का, तो पहले उनसे पूछो कि आपका साइबर सिक्योरिटी में ऑडिट के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, या फिर ट्रेनिंग के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, देन आप बताएं, ठीक है ना। तो ये एक जेन्युइन बात है, ये कोई भी कोर्स के नाम पे बेच सकता है, आपको मत लेना, ठीक है ना। सीसीएनए करने के लिए इंटरनेट पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसकी एक हैंडबुक भी आती है जिसको आप रिकमेंड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस दौरान। सीसीएनए का अगर आप ऑफिशियल बुक जाओगे ना लेने के लिए, तो वो तो ना काफ़ी मोटी लगती है, मतलब अगर आप पीडीएफ देखोगे तो काफ़ी साइज मोटी है उसकी, डिटेल के अंदर आपको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स जैसा दे रखा है। इसकी है ना सीसीएनए की हैंडबुक डाउनलोड कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया से आपको समझा देगा। साथ में सीसीएनए का एक ना वो आता है कमांड गाइड आता है, ठीक है ना, ऑक्सले बैगले से कुछ नाम से आता है, इंग्लिश का कुछ नाम है, ठीक है ना। वो कर लेना, क्योंकि वो हर टॉपिक पर उसने कमांड्स दिए हुए होते हैं, वही करने होते हैं आपको। तो प्रैक्टिस के दौरान आप उनको वो काम आएगा, पूरी हैंडबुक काम नहीं होगा, और हैंडबुक के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है हर टॉपिक का, तो वो काम आ जाएगा। तो सीसीएनए वहां से कर लेना आप, ठीक है ना। उसके बाद वो सीसीएनए के साथ में आपको अगर आप लगता है कि नहीं तो भाई मुझे कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आपने पहले थोड़ी सी बेसिक कर लिया था, अब आप थोड़ा सा सीखने के हिसाब से कर लें, ठीक है ना। कि अभी भी आपको रीड करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए। PHP ले लो आप, ठीक है ना। साथ में आप ले सकते हो MySQL, ठीक है ना, ये आप ले सकते हैं, ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना।
अब ये करने करने के बाद मैं आपको कि ना आपको अप्रोक्सीमेट टाइम जो लगेगा, 1 सेकेंड, ठीक है। आपको सीसीएनए जाएगा आपका कुछ 1 मंथ के अंदर, सॉरी इधर आते हैं अपन, इन दोनों को मर्ज कर देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। सीसीएनए जाएगा 1 मंथ के अंदर, इधर कर लेते हैं ऊपर। भाई जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं करा तो गाइस बता दूं, मैं वीडियो को लाइक कर देना ताकि काफी सारे लोगों तक पहुंच सके और काफी लोगों का हेल्प हो सके हमारी इस वीडियो से, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे थे अपन भाई कि ना लोग है ना कुछ भी बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। आप थोड़ा बता दो कि क्या करना है, कैसे वर्क करना है और क्या रोड मैप होना चाहिए। तो मैंने भाइयों के लिए बना दिया है, अपने भाई के लोगों के लिए बनना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बना दिया है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे से, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, कमीनों सारों सारा एक बार है ना जाके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। उसके अलावा जिसको 1-to-1 कोर्स करना है या फिर अपना कुछ पर्सनली डिजाइन करवाना है रोड मैप, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के अंदर, मैंने एक पिन कर रखा है फॉर्म, जाके भर देना। ओवर द कॉल बात करके मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप मेरे लिए तो एक लाइक कर सकते हैं ना इस वीडियो को, चलेगा, ठीक है भाई, ठीक है। इधर आते हैं अपन 22 करते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने टाइम दे दिया आपको यहाँ पे, तो 1 मंथ जाएगा आपका सीसीएनए के अंदर। सीसीएनए 1 मंथ से ऊपर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जितना आपको समझना है, ठीक है ना। सीसीएनए अगर आप डेडिकेटली 2 घंटे पर डे बैठते हैं, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे आप बैठ रहे हैं, शनिवार को और संडे को थोड़ा सा एक बार डिटेल में 3-3 घंटे अगर आप दे देते हैं, 1 महीने के ऊपर की जगह नहीं है सीसीएनए के अंदर। उसके बाद आपको मिनिमम 2 महीने और देने पड़ेंगे, 2 मंथ्स बता देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 3 महीने का प्लान हो गया वैसे अपना, ये आपको कोडिंग पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये कोडिंग के ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कॉन्फिडेंस आ जाए। जब तक कि कॉन्फिडेंस ना आए, ठीक है ना, तब तक आप आगे बढ़ना मत इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा रहना चाहिए, और इसको 5 और 6 नहीं, इसको मैं 7 कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका इतना होना चाहिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है स्किल्स के अंदर, आपको यहाँ से आपको राउटर एंड स्विच कॉन्फ़िगरेशन आ जाना चाहिए, और बाकी आपको एक बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट आना है विथ बैक एंड कनेक्टिविटी। अगर आपने थोड़ा सा, मतलब कि मैं ये नहीं बोला कि बहुत सारा कुछ आना चाहिए, पर अगर आपने एक आध फॉर्म बना लिए, ठीक है ना, एक आध फॉर्म बना लिए और उसमें कनेक्टिविटी दिखाई डेटाबेस की, आपका एक वेबसाइट का वेब पेज बन गया आपका, अगर आपने उतना भी कर लिया ना तब भी काम हो जाएगा। मतलब मैं नहीं बोला कि बिल्कुल लॉगिन पेज बना दो भाई और फुल माहौल चलाओ, ऐसा नहीं है। कुछ भी कोडिंग में इतना करने की जरूरत नहीं है आपको इनिशियल लेवल पे। बाद में आप चाहो तो इसमें अगर आपको लगता है कोडिंग में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा, मुझे हैंड्स ऑन हो रहा है, तो आप आगे जाके इसको बहुत अच्छे डिटेल में सीख सकते हैं, 3-4 महीने का कोर्स लेके स्पेशली भी, ठीक है ना। तो ये हो गया, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो अप्लाइड फॉर, और यहाँ पे आपको सीसीएनए की ना सर्टिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 7वें महीने में जाके आप कॉम्प्टिया ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्लस एंड सीएच ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तब लें अगर आपके जेब में पैसा है, और अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तब भी अप्लाइड फॉर चल जाएगा आपका काम, ठीक है ना। दोनों कंडीशन है आपके लिए। उसके अलावा ये हो गया मेरा। उसके अलावा यहाँ तक आपको आ जाएगा, आप कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू कर पाएंगे आप सीसीएनए के थ्रू, ठीक है ना। और साथ में आप जो कर पाएंगे, 1 सेकेंड थोड़ा टॉप पे डालता हूँ इसको मैं, कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू कर पाएंगे आप आराम से इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा आपका अचीवमेंट एक क्या रहने वाला है भाई, बैकएंड हो गया तो वेबसाइट डेवलप हो जाएगी आपकी, डायनेमिक साइट बना लोगे आप। अब उसके बाद जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब काफी सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप ओएसीपी कर लो, ओएसीपी बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, मत करना भूल के इनिशियल लेवल पे। तो ओएसीपी हम लोग करते हैं हाइक के लिए, हम लोग करते हैं कि भाई हाँ कोई बड़े लेवल की जॉब मिले, पर इनिशियल लेवल पे आपको काम का एक्सपीरियंस 1% नहीं, और आप ओएसीपी करके बिल्कुल बंटा ढार कर दोगे अपना, ठीक है ना। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। देखो कोई और आपको रिकमेंड कर रहा होगा कि ओएसीपी कर लो, तो एक बात अलग है, ठीक है ना। पर मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि भाई अभी इस लेवल पर आपको ओएसीपी की 1% नीड नहीं है। अभी 8वें महीने से लेके 8, 9, 10, 10th मंथ तक, ये 10 मंथ जो है ना, कम से कम डेडिकेटली आपको क्या करना है, इंटर्नशिप करनी है वीएपीटी में। वीएपीटी के अंदर नेटवर्क के लाइव पीरियड्स पे आप काम करो, अच्छा बढ़िया सारा दिखो उसके अंदर, ठीक है ना। कैसे टेस्टिंग होती है वो समझो, इंडस्ट्री क्या क्या आती है वो भी समझोगे, ठीक है ना। आपका इंटरेस्ट भी पता चला कि आपको कौन से फील्ड में पर्टिकुलर जाना है। तो आप बेसिकली आप अपना 2-3 महीना 2 महीना इसमें 2-3 महीना इसमें बिताओ आप इसके अंदर। स्किल क्या आ जाएगी आपको, ऑडिट करना आ जाएगा बिल्कुल, सिक्योरिटी टेस्टिंग आ जाएगी आपको, क्लाइंट हैंडलिंग आ जाएगा, स्पेलिंग देख लेना, HANDLING होगा शायद से, ठीक है ना। उसके साथ में आपको ऑडिट का प्रोसेस नज़र आ जाएगा,
ये तो आप सीख ही जाओगे भाई इससे, है ना, इंटर्नशिप करके। ना भाई क्या हो जाता है, नीचे कर ऊपर टॉप पे भेजते हैं इसको, ठीक है। सर्टिफिकेशन अभी भी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो कंपनी आपको बोलती है कि भाई तुम्हें सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा क्योंकि हम आपको जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं, काफी सारी कंपनीज करती है, इंटर्नशिप पे हायर करती है बंदे, लगता है कि यार ये पोटेंशियल अच्छा है इसके अंदर, तो फिर वो उसको कन्वर्ट करवा देती है अपने जॉब के अंदर। तो पहला सर्टिफिकेशन अगर वो बोलती है तो पहला आप CH निकालना, क्योंकि काफी सारी जगह यूज आ जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग के अंदर है तो ट्रेनिंग वाले पार्ट के अंदर आपका कॉम्पिटेंस सिक्योरिटी प्लस आता है काम, बाद में आपको कॉम्पिटेंस सिक्योरिटी प्लस काम आता है आपका ट्रेनिंग के अंदर, अगर आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और CH काम आता है आपका अगर आप इंडस्ट्री के अंदर है, सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर, तब जाके काम आएगा, ठीक है ना। दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। उसके बाद में आपको कि ना ये हो गया आपका, और अचीवमेंट हो जाएगा आपको, ऑडिट करना आ जाएगा भाई, लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हो गया, और ये हो जाएगा, ठीक है, ऑडिट ऑन लाइव प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका। और लास्ट में आपका इसका मंथ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये 3 महीने का गेम रहेगा, ये 3 मंथ्स लगते हैं इसको, क्योंकि देखो 3 महीने से नीचे वाला कोई मत करना, 3 महीने से नीचे करना सब बेकार है, क्योंकि 3 महीना जो है ना, एक आम तौर पे एक नॉर्मल प्रोजेक्ट जो होता है ना वो कम से कम 2-3 महीना लगता है। अब आप बोलो तब ऐसा कैसे होता है 2-3 महीने, हम तो टेस्टिंग करके फ्री कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, टेस्टिंग प्लस रीटेस्टिंग दोनों करना है आपको एक क्लाइंट के लिए। टेस्टिंग करेंगे आप तो 15-20 दिन जाएगा टेस्टिंग करने के अंदर, फिर आप उसको देंगे, फिर वो पैचिंग करेगा, पैचिंग करके वापस आएगा आपके पास रीटेस्टिंग करने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होता है वो टेस्टिंग और रीटेस्टिंग के बाद होता है। तो इसलिए हमेशा 3 मंथ्स तो मान के चलो, 3 मंथ्स का लेना, 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो तो रिक्वेस्ट करना भाई मुझे कम से कम 3 महीने में एक मिनट क्लाइंट के ऊपर काम करा दो, ट्राई करना मैक्सिमम क्लाइंट पे काम करो, अच्छे क्लाइंट पे काम करो। और ध्यान दो, आप इंटर्नशिप पेड हो कि अनपेड हो डजंट मैटर, पर आपको अपना 100% देना, क्योंकि अगर आप 100% नहीं दोगे तो भाई फिर कचरा कटेगा, ठीक है ना। फिर ऐसी इंटर्नशिप करने का कोई पर्पस नहीं है। अगर आप सोचो कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कैसे निकाल लूँ मैं, आपको तो नॉलेज नहीं मिल पाएगी, उसके चक्कर में फिर कुछ कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद आप इंटर्नशिप कर लिया, अब आप है ना, आपको कम से कम मिनिमम 11 और 12 ये मंथ लगेगा आपको कम से कम जॉब अप्लाई करने में। मिनिमम आपका 2 महीने जाएगा जॉब अप्लाई करने में, क्योंकि आप अलग अलग कंपनी में अप्लाई करोगे, कहीं कहीं पे आपका रिजेक्शन होगा, फिर आप इंटरव्यूज दोगे, तो ये कम से कम 2 महीना जाएगा आपको, कम से कम आपको जॉब के लिए, ठीक है ना। तो ये पूरा जो सेगमेंट है मैं डालता हूँ पूरा का पूरा जॉब के लिए, ठीक है ना। ये जॉब अप्लाई करने के लिए आप डालो इसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका जॉब, ठीक है। तो 12वें महीने तक आप ढंग से है ना एक जॉब के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है ना, कि भाई अब 12वें महीने के अंदर आप आराम से डिटेल में रेडी हो चुके हो साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर अच्छे से जॉब करने, क्योंकि आपका जो है ना सारी चीजें हमने कवर कर दी है, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ 12 महीने का रोड मैप है, और ये जो रोड मैप है ना ये रियलिस्टिक रोड मैप है, ठीक है ना। मैंने नेट से कोई सा मारा हुआ रोड मैप नहीं है कि भाई नेट पे अपन ने देखा और पढ़ा दिया, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद भी साइबर सिक्योरिटी में इतने सालों से हम लोग ना काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग के अंदर है, सर्विसेज के अंदर है, तो वी नो कि ना इंडस्ट्री में चलता क्या है, कौन से कहाँ पे क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए बच्चे का। तो इसलिए मैं लेकर आया, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से, कि कोडिंग बैकग्राउंड से, कोई अदर बैकग्राउंड से, ठीक है ना, और वो बना रहे साइबर सिक्योरिटी पे रोड मैप। तो भाई आपको पता है क्या, आपने करा है क्या, कभी भी साइट टेस्ट करा है क्या आपने? जब नहीं पता है तो सिर्फ नेट से देख के कर देना ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चल रहा है ट्रेंड के अंदर तो हम उस ट्रेंड को फॉलो करके हम कुछ भी बना दे, हो सकता है कि कहीं आपका रोड मैप गलत हो जाए। मैं ये नहीं बोला कि आपने गलत करा, ठीक है, गलत नहीं करा आपने अच्छा करा कि आपने गाइड करा, पर हो सकता है कि आपका गाइडेंस हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ की जगह यहाँ मेहनत करेगा, फिर एंड में आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कभी भी कोडिंग के बारे में क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ, पर बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि मैं डेली नहीं करता उस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कोडिंग पे कोई वीडियो नहीं बनाता, मैं कोई क्लाउड पे कोई डेली वीडियो नहीं बनाता। अब बनाऊंगा जरूर मैं, क्योंकि मैंने क्लाउड सर्टिफिकेशन निकाला है, तो अब जरूर बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। तो इसलिए जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो ना उसी के बारे में राय दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा कि कैसे अब आपका रोड मैप होना चाहिए। ये बिल्कुल सटीक रोड मैप है, इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके चांसेस जो है ना जॉब के लग जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब के अंदर, ये 12 महीने में आपने मेहनत कितनी करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोड मैप फॉलो कर रहे हैं पर मेहनत बहुत कम कर रहे हैं, जैसे आपने आधा घंटा ही दिया कोडिंग को, आधा घंटा दिया नेटवर्किंग को, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे बहुत डिटेल में इसको फॉलो करें, ठीक है ना। ये रोड मैप बहुत सही रोड मैप है, ठीक है ना। और जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है इंडस्ट्री के अंदर काम करके, पढ़ा के, हम दोनों फील्ड के अंदर में, और यदि हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को, हम लोग कॉलेज कंपनी साथ में काम भी करते हैं, हम लोग कंपनीज को पढ़ाते भी हैं, हम स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चों को पढ़ाते हैं, कंपनीज में जॉब कर रहे हैं उनको पढ़ाते हैं, मतलब, और कंपनीज जो इन बंदों को हायर करती है फिर उन बंदों को भी हम ट्रेन करते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट हमने सारा ही फील्ड हमने चखा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना। कुछ भी तुम्हारे भाई ने और रिद्धि ने छोड़ा नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा हम लोगों से, अगर आप थोड़ा सा ले सकते हैं ये रोड मैप, ठीक है ना। तो ये रोड मैप बिल्कुल सही है रोड मैप, ठीक है, इसका फॉलो करें आप आंख बंद करके,
अच्छा काम करेगा। और जो लोग बना रहे हैं बहुत अच्छी बातें बनाइए आप, ताकि लोगों तक, काफ़ी लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचे कि भाई साइबर सिक्योरिटी भी एक डोमेन है जहां पे अपन अपना करियर जो है ट्राई कर सकते हैं। बाद वापस एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है आज की वीडियो के अंदर। 1 महीने का नेटवर्किंग कोडिंग बेसिक्स हमें करना है, नेटवर्क फंडामेंटल और सीएसएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करें आप। नेटवर्किंग बेसिक्स और कोडिंग का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अचीवमेंट आपने जाकर बहुत कुछ करा नहीं है, बेसिक्स वगैरह कर लिया अपन ने। और ये 10 दिन नेटवर्किंग पे दो, आप 20 दिन कोडिंग पे दो, काम चल जाएगा, क्योंकि कोडिंग थोड़ा समझने में टिपिकल होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका सेकंड मंथ से फोर्थ मंथ के बीच में आएगा आपका CEH कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ। उसके अलावा एक और चीज़, जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करा, तो गाइस लाइव वीडियो को लाइक कर देना, आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे हम लोग। साथ में जिसको 1-to-1 कोर्स करना, तो भाई मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप कर सकते हैं हमारे साथ में कोर्स, जिसके अंदर हमको इंटर्नशिप देंगे लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CEH और कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस आप कर सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन के अंदर, मतलब कोर्स के अंदर। साथ में इसके अंदर आपको VA करना आना चाहिए, मालवेयर एनालिसिस मालवेयर आ जाना चाहिए आपको, सिस्टम हैकिंग आना चाहिए, नेटवर्क और सर्वर की हैकिंग आनी चाहिए, मतलब पेन टेस्टिंग, ये हैकिंग का मतलब वेब एप्लीकेशन हैकिंग आ जाना चाहिए, पेन टेस्टिंग आ जाना चाहिए, वायरलेस टेस्टिंग और क्लाउड IoT के बारे में आ जाना चाहिए। डिटेल में कम से कम इतना तो अच्छा कर ही लेना। अप्लाइड फॉर डाल सकते हो आप, आपको इनिशियल लेवल पर सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा नेटवर्क का VAPT और वेब का VAPT आ जाना चाहिए। 2 महीना CEH पे देना, 1 महीना लैब मैनुअल पे देना आपको। उसके बाद 5th to 7th मंथ दे रखा है यहाँ पे। 5वें महीने के अंदर क्या आना चाहिए, 5 से 6 महीने, 2 महीने आपको देना है। अगर आपको लगता है कि इनमें से मेरा नेटवर्किंग वाला अच्छा है, तो आप CCNA के लिए निकल जाओ आप, ठीक है ना। HTML से लगता है आपको, तो आप इसमें आप डेडिकेटेड इसमें और आगे बढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसको मैंने 5, 6, 7, हाँ ठीक है। तो CCNA कर सकते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL को भी ऐड कर दिया मैंने एंड नेक्स्ट लेवल पे जाके, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन करना है, ठीक है ना। राउटर स्विचेस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, साइट डेवलपमेंट आना चाहिए बैकएंड कनेक्टिविटी के साथ में। कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस और CEH एक अच्छा ऑप्शन है। कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस अगर आप ट्रेनिंग में जाना चाह रहे हैं, CEH अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं, ठीक है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखा है कि कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू आ जाना चाहिए, डायनामिक साइट बनाना आ जाना चाहिए आपको। 1 महीना CCNA, 2 महीना कोडिंग के ऊपर मोर देन सफिशिएंट होता है। 8वें महीने के अंदर आपको 8 से 10 महीने के अंदर 3 महीने की इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, जहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग करना है आपको, क्लाइंट हैंडलिंग करना, ऑडिट प्रोसेस करना है आपको, और लाइव रेट पे काम करना है आपको। उसके अलावा 3 महीना जाएगा इसके ऊपर, उस फिर 11वें 12वें महीने के अंदर आप जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं। तो भाई ये था आपका कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी रोड मैप, जो आप 2024 के अंदर फॉलो कर सकते हैं। काफी रियलिस्टिक मैंने बताया, इसके अंदर जो जो चीजें होती है और जो हमें आती है वो मैंने सारी कवर कर दी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले, ठीक है ना। और थोड़ा सा लाइव सेशन के अंदर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ आपको वीडियो। तो आई होप कि आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस जो है ना वो अच्छे लग रहे होंगे। लग रहे हैं तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ये हमारा वाला रोड मैप कैसा लगा, दूसरों से कितना डिफरेंट है हमारा वाला रोड मैप, दोनों में कंपैरिजन जो आपको अच्छा लगता है। आपके राय जरूर बताएं हमें कि हमारा वाला रोड मैप आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।